हाँ जी भाई साहब, इधर देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आईसीएआई ने अपने क्वेश्चन के थ्रू एक क्लैरिफिकेशन दी है। क्या होना चाहिए बात उसकी नहीं करेंगे, क्या इंस्टीट्यूट ने की है बात उसकी करेंगे। लॉजिकल है नहीं है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्योंकि अगर मैं फाइनेंस एक्ट की बात करता हूं या मेमोरेंडम की बात करता हूं तो कुछ इंटरप्रिटेशन अलग निकल के आ सकती है और अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यू है। बट हमारे एग्जाम सीए इंस्टीट्यूट ने लेने हैं, तो जो उन्होंने ओपिनियन लिया है या उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, हमें एग्जाम में उसके बेस पे करके आना है। और ये जो क्लैरिफिकेशन है जनवरी के एग्जाम में भी एप्लीकेबल है, और जनवरी 25 के बाद में जितने भी अटेम्प्ट है, जब तक कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक ये एप्लीकेबल है। बस ये पर ध्यान दो। अब वो क्लैरिफिकेशन क्या, हमने क्लास के अंदर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेके चले। जब मैंने आपको बेयर एक्ट दिखाया था, तो बेयर एक्ट में थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन अलग आ सकती है अगर मैं लॉजिकल की बात करता हूं। बट अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन लेके चलूंगा तो जो आईसीआई ने इंटरप्रिटेशन लिया वो बिल्कुल करेक्ट इंटरप्रिटेशन लिया। और हमें पेपर में जब क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख के भी आना है कि एज पर आईसीएआई ओपिनियन हम उसके बेस पे आंसर दे रहे हैं जी। अब सुनो ध्यान से, क्या इंपैक्ट आ गया। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। रीजन क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल के आंसर भी चेंज किए हैं, उन्होंने आरटीपी के अंदर जो क्वेश्चन दिया वो भी इस बेस पे दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है और ये हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके एग्जाम में नंबर कट जाए। अब सुनो ध्यान से, मैं क्लैरिफिकेशन क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सारे के सारे बच्चे एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे। आप सब जानते हो हमारी दो तरह की स्कीम होती है। अब दो तरह की स्कीम कौन कौन सी होती है। एक तो हमारी स्कीम नॉर्मल स्कीम होती है, रेगुलर स्कीम होती है, या कई बार पेपर में लिखा होता है शिफ्टिंग आउट टू डिफॉल्ट स्कीम, मतलब वो नॉर्मल स्कीम की बात करता है। या दूसरी स्कीम कौन सी होती है, डिफॉल्ट स्कीम होती है, कंसेशनल स्कीम होगी, या 115 बीएससी वाली होगी। ये दो तरह की स्कीम आप सब जानते हो कि एक इंडिविजुअल के लिए दो तरह की स्कीम एप्लीकेबल होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा पहले एक बार वो देख लेते हैं, और उसमें चेंज आया या नहीं आया वो देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले मेरे को उससे पहले बताओ, क्या इन दोनों स्कीम में लॉस पॉसिबल है। मतलब क्या नॉर्मल स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है। आंसर इज यस, आ सकता है। आप सब जानते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में 30,000 और 2 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिलती है, तो वहां पर बिल्कुल लॉस पॉसिबल है। तो यस, इसके अंदर लॉस पॉसिबल है। और लेट आउट वाले केस में तो लिमिट ही नहीं होती, तो जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे 24B का तो वहां पर भी लॉस पॉसिबल है। तो नॉर्मल स्कीम में 100% लॉस पॉसिबल है। क्या डिफॉल्ट स्कीम में लॉस पॉसिबल है। आप सब जानते हो डिफॉल्ट स्कीम में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है उस केस में 24B अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट वाला। जब इंटरेस्ट वाला अलाउड ही नहीं होता तो वहां पे लॉस का मतलब ही नहीं है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तो लॉस पॉसिबल नहीं है डिफॉल्ट स्कीम में। बट लेट आउट वाले केस में तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। जब लेट आउट वाले केस में मिलती है तो लेट आउट वाले केस में लॉस पॉसिबल है। तो इट मीन इस केस में लॉस पॉसिबल है। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि दोनों स्कीम में लॉस पॉसिबल है। नॉर्मल स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में भी पॉसिबल है, लेट आउट वाले केस के अंदर भी पॉसिबल है। डिफॉल्ट स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में पॉसिबल तो नहीं है, बट लेट आउट वाले केस के अंदर पॉसिबल है। तो लॉस तो पॉसिबल है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर लॉस पॉसिबल है तो लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करता हूं, याद करो अपने क्लास में क्या कहता है। नॉर्मल स्कीम में सेम हेड से आप अलाउड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सेम हेड से जितना मर्जी लॉस खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। अदर हेड, अदर हेड का मतलब हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। सर क्या सैलरी से खत्म कर सकते हैं। यस। बिजनेस की इनकम, यस। अदर सोर्स की इनकम, यस। कैपिटल गेन की इनकम, यस। बट हाँ, लॉटरी की इनकम से खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं होते। उसको छोड़ के कोई भी अदर हेड की इनकम में लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट वहां पे 2 लाख रुपए की लिमिट थी। सर क्या इसमें कोई चेंज आया। नहीं, जो आपने पढ़ा सेम है। सेम हेड में नो लिमिट, अदर हेड में 2 लाख रुपए की लिमिट है। ये नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्कीम की, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाओ डिफॉल्ट स्कीम में। आपने क्या पढ़ा था। डिफॉल्ट स्कीम में सेम हेड में अलाउड है, कोई लिमिट नहीं है, और अदर हेड से हम अलाउड ही नहीं करते थे। अगर आपको याद आ रहा हो, अदर हेड से लॉस सेट ऑफ नहीं होते थे। कोई 2 लाख रुपए की लिमिट आपने डिफॉल्ट स्कीम में नहीं पढ़ी। सर क्या इसमें कोई चेंज है। आंसर इज नो। ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहां पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है इंस्टीट्यूट की, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। फिर चेंज कहां पर है। अब चेंज सुनो कहां पर है। अब नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। अगर तुम्हारे लॉस सेटअप नहीं होते तो आप सब जानते हो 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मैंने आपको डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी कहा था कि यस, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि जो लॉ की लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम लेके चलते हैं एज पर दी मेमोरेंडम, अगर मैं थोड़ा सा बहुत उठाता हूं तो वैसे तो कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। बट इंस्टीट्यूट कहता है नहीं,
अब उसका रीजन नहीं मैं आपको बता रहा, क्योंकि रीजन अगर बताऊंगा तो बेयर लो यहाँ पे खोलना पड़ेगा, आप बेयर लो खोल सकते हो। लिटरल इंटरप्रिटेशन ये बात कहती है कि ये लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, और आईसीएआई ने अपने क्वेश्चन के थ्रू ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं और आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो सेम हेड से सेटअप हो सकते हैं, अगर कुछ लॉस बच गए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते। जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मेरे घर के लॉस हैं, मतलब जो मेरा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है उससे अगर मेरे को लॉस आया, अगर वो बच गया तो गवर्नमेंट वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। तो आगे जाके गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आएगी, ऑलरेडी 3-4 साल इस स्कीम का ये हो चुके हैं। अब आईसीएआई ने ये क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन के थ्रू दी है कि हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिख के आओगे कि अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस बच गए हैं सेट ऑफ होने के बाद सेम हेड से, तो इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सर अगर मान लो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, आपने नॉर्मल स्कीम ली है तो कैन बी सेट ऑफ। भाई पिछले साल के लॉस है, मतलब पिछले साल के लॉस आ, पिछले साल के लॉस आगे आए ही कब होंगे, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल स्कीम आपने ली होगी। तो आपने उस टाइम पे नॉर्मल स्कीम ली, अभी भी नॉर्मल स्कीम ली है, तो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ सेम हेड से कर सकते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपने उस टाइम नॉर्मल स्कीम ली थी, लॉस तुम्हारे बच गए थे, तो नॉर्मल स्कीम में तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, तो वो आपने कैरी फॉरवर्ड कर दी है। बट अब आपने 115 बीएससी ले रखा है, तो क्या ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी के लॉस अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी है और करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्या सेट ऑफ कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट कहता है वो भी नहीं कर सकते जी। मतलब वो सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर आपने 115 बीएससी ले रखा है और अगर तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस बच जाते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगर तुम्हारे कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आगे आ रहे हैं और तुमने 115 बीएससी लिया हुआ है तो वो करंट ईयर की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है सर क्रक्स बताओ। क्रक्स भाई क्रक्स सिंपल से ये निकल के आ रहा है, नॉर्मल स्कीम, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सेम हेड, नो लिमिट, अदर हेड 2 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ। डिफॉल्ट स्कीम लॉस अगर है सेम हेड नो लिमिट, अदर हेड से हो ही नहीं सकते, अगर कुछ बच गया कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगर अपने डिफॉल्ट स्कीम ली है। ये क्रक्स निकल के आ रहा है, ये इंस्टीट्यूट की क्लैरिफिकेशन है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप आरटीपी के अंदर चेक कर सकते हैं, और अगर आप पेपर में लिख के आ रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली लिख के आएंगे एज पर आईसीएआई क्लैरिफिकेशन या एज पर आईसीएआई ओपिनियन, हम उस बेस पे आंसर देके आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है इसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीजन क्योंकि आरटीपी के अंदर भी आया है, रीजन क्योंकि मॉड्यूल में उन्होंने चेंज किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये वीडियो हर बच्चे के साथ शेयर कर देना ताकि किसी बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, और एक अमेंडमेंट क्लास में लेके आ रहा हूं जीएसटी की, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई खास अमेंडमेंट है नहीं, तो जीएसटी में अमेंडमेंट्स हैं, और मुझे यह भी उम्मीद है कि उस अमेंडमेंट में से कंफर्म 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बनेगा। तो सारे बच्चे यूट्यूब पे एक्टिव रहें। आज शाम को, इवन शाम को क्यों, 12 बजे आज हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास है। अगर आपको लाइव ज्वाइन करनी है तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी उसको स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।